जब मैंने उसके पास जाकर उसे उठाकर कुछ बात करनी चाहिए तो वो मुझे पहचाना ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला उसने मुझे। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि पहली बार देख रहा हो, और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी फटी हुई चादर ओढ़कर फिर से सो गया। प्रिंस शुरू से ऐसा नहीं था। आज मैंने उसे 2-3 साल बाद देखा। वो जिस शहर में रहता था उसी शहर में मेरा एक दोस्त भी रहता था। मेरे उस दोस्त का घर प्रिंस के घर के आसपास ही था। मेरा अपने उस दोस्त के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। प्रिंस को मैंने बचपन में वही देखा था। प्रिंस के पापा का नाम विनय था। उनका कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस था। बहुत पैसे वाले लोग थे। प्रिंस की 2 बड़ी बहनें भी थीं। बहुत ही अच्छा और हंसता खेलता परिवार था। फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो प्रिंस आज इस हालत में है? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था उसे इस हालत में देखकर। मैंने अपने दोस्त को तुरंत फोन किया और उसे प्रिंस के बारे में बताया। तो उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ प्रिंस के बारे में, और ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ पर है, वो कैसे है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने सोचा जब इसके बारे में मेरा दोस्त जानता है तो फिर उसके परिवार वालों को भी पता होगा। क्या कारण हो सकता है इस सब का? मैंने अपने उस दोस्त को फिर से फोन किया तो उसने फोन रिसीव करते ही मुझसे कहा, मुझे पता है कि तेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे जिनका जवाब तुझे चाहिए। देख यार, बहुत लंबी कहानी है इसकी, इसलिए फोन पर नहीं बता सकता। तू ऐसा कर, कल यहाँ आ जा, आराम से बैठकर सब बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ कल। रात भर मुझे नींद नहीं आई। दोस्तों, क्या आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि प्रिंस की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? कौन था वो जिसने उसे पागल बना दिया था? एक हंसते खेलते परिवार को किसकी काली नजर लगी थी? दोस्तों, अगर आप लोग इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। अगर आप शुरू से अंत तक मेरे साथ रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रिंस के साथ आखिर हुआ क्या था। सुबह जल्दी से तैयार होकर मैं पहली ही बस से अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने उससे बोला, यार पहले मुझे तो प्रिंस के बारे में बता। उसने कहा, सब्र कर यार, चल कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर आराम से सब बताता हूँ। उसने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा, विनय और उसकी पत्नी संगीता पहले कहीं और रहते थे। जब वो लोग यहाँ आए थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ गया। विनय की 2 बेटी थी जुड़वा। विनय की पत्नी की तबीयत कई बार खराब हो गई थी। उन दोनों ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके एक बेटा हो जाए। जाने कहाँ कहाँ जाकर मन्नतें मांगी इन दोनों ने, तब कहीं जाकर बेटा पैदा हुआ था। विनय के पास पैसा बहुत था। वो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। जब बेटा हुआ तो वो बहुत खुश हुआ था। कहता था कि मैं अपने बेटे का नाम राजकुमार रखूंगा, और वो उसे राजकुमार कहकर ही पुकारता था। राजकुमार जब थोड़ा बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो उसने विनय से कहा, पापा सब मुझे चढ़ाते हैं मेरे नाम को लेकर। पापा ऐसा नहीं हो सकता कि अब मेरा नाम बदलकर कुछ और रख दो। विनय ने कहा, तू तो मेरा राजकुमार है और राजकुमार ही रहेगा। मैं राजकुमार के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं रखूंगा। इसी बात को लेकर बाप और बेटे में रोज बहस होती थी। एक बार मैं किसी काम से विनय के पास गया हुआ था तो वहां पर दोनों बाप बेटे में फिर से ही उसी बात को लेकर बहस हो रही थी। मैंने कहा कि तुम दोनों रोज रोज एक ही बात को लेकर बहस करते हो, कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल लेते? राजकुमार बोला, अंकल आप ही निकाल दीजिए कोई रास्ता। मैंने कहा, देखो बेटा, एक काम हो सकता है, तुम अपना नाम प्रिंस रख लो, तुम्हारे पापा की बात भी रह जाएगी, क्योंकि राजकुमार को अंग्रेजी में प्रिंस ही तो कहते हैं। मेरी बात सुनकर वो खुशी से बोला, अरे वाह अंकल, ये तो सही बात कही आपने, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। थैंक यू अंकल। मेरी बात से विनय भी सहमत हो गया था और राजकुमार अब प्रिंस बन गया था। अब इसके बाद उन दोनों बाप बेटे में कभी भी इस बात को लेकर कोई बहसबाजी नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद कोई वजह ही नहीं थी बहस करने की।
विनय अपने बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वो प्रिंस की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान खुद रखता था और प्रिंस भी उसी तरह अपने पापा का ध्यान रखता था। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे विनय के दिल को ठेस पहुंचे। उसका कोई शौक नहीं था। शौक मौज के नाम पर उसका एक ही शौक था, महंगे से महंगे कपड़े पहनना और महंगी गाड़ी में घूमना। इसके अलावा तो वो सुपारी का भी शौक नहीं रखता था। उसकी आदत बहुत अच्छी थी, सबका मान सम्मान, उसका बहुत ध्यान रखता था। विनय की दोनों बेटियों ने अपनी पसंद के लड़कों से शादी की थी। वो दोनों लड़के विदेश में नौकरी करते थे, तो इसलिए विनय की दोनों बेटियों को भी वहीं जाना पड़ा। वो दोनों बहुत ही कम आ पाती थी अपने मायके। इधर कुछ दिनों से विनय और संगीता दोनों ही बहुत उदास रहने लगे थे। कारण था प्रिंस। प्रिंस पढ़ने में बहुत होशियार था और वो आगे जाना चाहता था, वो सीए बनना चाहता था। पर विनय नहीं चाहता था कि प्रिंस आगे की पढ़ाई करे। वो चाहता था कि प्रिंस उसका व्यापार संभाले। वो प्रिंस को किसी भी हालात में खुद से दूर करना नहीं चाहता था। मगर प्रिंस के पढ़ने की जिद कहो या लगन, उसके आगे विनय हार गया था। प्रिंस सीए की पढ़ाई करने हैदराबाद चला गया और इधर विनय और संगीता बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। हालांकि फोन पर उन दोनों की बात प्रिंस से रोज होती थी, मगर फोन पर कोई कितनी देर बात कर सकता है। शुरू में तो प्रिंस का फोन रोज आ जाता था उन दोनों के पास। फिर एक दिन 2 दिन छोड़कर आने लगा। फिर धीरे धीरे करके उसका फोन कॉल आना ही लगभग बंद सा हो गया था। यहाँ से ये लोग फोन मिलाते थे उसके पास, तो वो बस 2 मिनट बात करके ये बोलकर फोन रख देता था कि देर हो रही है, बहुत काम है, मुझे पढ़ना है। विनय तो अपने व्यापार के सिलसिले में व्यस्त रहता था, तो उसका दिन तो कट जाता था जैसे तैसे, और रात होने तक इतना थक जाता था कि उसे बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती थी। मगर बेचारी संगीता, वो क्या करती? ना तो वो अपनी बेटी से मिल पा रही थी और ना बेटे से। वो विनय से भी कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो विनय के पास टाइम ही नहीं था, दूसरा संगीता को लगता था कि वो विनय से कहे भी तो क्या कहे। ना बेटियां आ सकती थी और ना ही बेटा आ सकता था। पहले तो शुरू में वो आस पड़ोस में भी चली जाती थी या फिर टीवी देखने बैठ जाती थी, मगर कुछ दिन से उसने ये सब बंद कर दिया था। हर समय गुमसुम सी रहने लगी थी वो। विनय को संगीता की बहुत चिंता रहती थी। वो हर रोज जाने से पहले संगीता को अपने सामने नाश्ता करा के जाता था और समझा के जाता था कि टाइम से खाना खा लेना। मगर जब रात को वो वापस आता तो पता चलता कि सुबह के नाश्ते के बाद संगीता ने कुछ खाया ही नहीं। अब इतना बड़ा व्यापार छोड़कर वो हर समय उसके पास घर पर तो नहीं रह सकता था, मगर फिर भी जितना हो सकता था वो उतना संगीता के पास रहने लगा था। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। संगीता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो जब चाहे बेहोश हो जाती थी। विनय ने संगीता की तबीयत के बारे में अपनी दोनों बेटियों को और प्रिंस को सब बता दिया था। माँ की तबीयत खराब सुनकर विनय के तीनों बच्चे घर आ गए थे। विनय के घर में पहले जैसी चहल पहल हो गई थी और अब संगीता की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। विनय की दोनों बेटियां तो अभी वहीं रह रही थी, मगर प्रिंस ने 2 दिन बाद ही अपना बैग पैक कर लिया था। वो तो विनय ने उसे अपनी कसम देकर 2-4 दिन और रुकने के लिए बोला। विनय ने प्रिंस को समझाया कि अपने जाने की बात अपने माँ के सामने मत कहना। विनय ने उसे बताया था कि कैसे संगीता उसकी याद करके रोया करती थी। वो खाना पीना भी भूल गई थी, मगर प्रिंस को इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर भी वो 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुका। एक दिन सुबह सुबह बैग पैक करके विनय और संगीता के पैर छूकर जाने लगा। संगीता ने कहा कि बेटा इस तरह से अचानक क्यों जा रहा है? अगर जाने से 2 दिन पहले तो मुझे बता देता तो मैं तेरे लिए कुछ न कुछ बनवा कर रख देती। प्रिंस कुछ बोलता उससे पहले ही विनय ने कहा, अरे भाई, मैं ही भूल गया बताना, मेरी गलती है। प्रिंस ने तो मुझे बताया था। अरे संगीता, परसों रात को तुम दवा खाकर जल्दी सो गई थी ना। प्रिंस आया था तुमसे कहने के लिए, मगर तुम सोई हुई थी तो मैंने तुम्हें जगाना सही नहीं समझा। मैंने सोचा बाद में बता दूंगा।
मैं भूल गया। कोई बात नहीं। और रही कुछ बनाकर देने की बात, तो तुम अपनी तबीयत पहले सही कर लो, फिर हम दोनों चलेंगे इससे मिलने और कुछ दिन इसके साथ बिता कर आएंगे वहाँ पर। तब खूब खिलाना अपने लाडले को जो चाहो वो। प्रिंस कुछ भी नहीं बोला था, बस सबके पैर छुए और चला गया। प्रिंस को गए हुए पूरा 1 महीना बीत गया और विनय की दोनों बेटियां अभी तक अपनी माँ के पास ही थीं। संगीता पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। विनय की बेटियां अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रही थीं। तभी एक दिन प्रिंस का फोन आया विनय के पास। उसने विनय से कहा कि पापा, मैं शादी करना चाहता हूँ। अपने बेटे की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ था वो। उसने प्रिंस से कहा, अरे वाह बेटा, बेटा जैसे ही कोई अच्छी सी लड़की मेरी नजर में आएगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, तुम आ जाना और तुम लड़की पसंद कर लेना। लड़की पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। विनय की बात सुनकर प्रिंस ने कहा, पापा आपको परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं, लड़की मैंने ढूंढ ली है। उसकी बात सुनकर विनय को बहुत बड़ा धक्का लगा था, मगर उसने उससे कुछ कहा नहीं। घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया था उसने। मगर कई दिनों से मैं उसे देख रहा था, वो खोया खोया सा रहता था। एक दिन जब विनय मुझे बाजार में मिला तो मैंने उसे थोड़ा सा झूठ देकर उससे पूछा कि यार क्या बात है, तू उदास क्यों रहता है। तब उसने मुझे प्रिंस के बारे में बताया था। मैंने विनय को समझाया कि वो बड़ा है, समझदार है, उसने जो भी लड़की पसंद की है वो अच्छी ही होगी। तुम एक बार उस लड़की से मिलकर तो देखो, शायद तुम्हें भी वो लड़की पसंद आ जाए। तुम प्रिंस को बोलो कि उस लड़की और उसके परिवार वालों से तुम मिलना चाहते हो। शायद विनय को मेरी बात समझ में आ गई थी, इसीलिए उसने प्रिंस को फोन करके बोल दिया था कि वो उस लड़की से मिलना चाहता है। मगर उधर से प्रिंस का अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया था। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन विनय मेरे पास आया और उसने कहा कि वो संगीता को लेकर प्रिंस के पास जा रहा है, वो वहीं जाकर बात करेगा उससे और वो और संगीता कुछ दिन प्रिंस के पास ही रहकर आएंगे। मगर पता नहीं वो लोग बहुत जल्दी वापस आ गए थे। मैंने विनय से पूछा भी कि क्या हुआ, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। मेरी बात सुनकर विनय की आंख भर आई थी। बहुत पूछने पर उसने मुझे बताया कि प्रिंस जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो क्रिश्चियन है। यार उस लड़के के घर में सब लोग एक साथ बैठकर शराब पीते हैं, वो लोग वेजिटेरियन भी नहीं हैं, उनके यहाँ तो सब कुछ खाते हैं। और तो और वो लोग हमारे धर्म को भी नहीं मानते, वो तो हमारे भगवान को भी नहीं मानते। अब तुम ही बोलो उस लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बनाऊं। मैंने कहा, क्या तुमने प्रिंस को समझाने की कोशिश नहीं की। तो उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी। हम दोनों ने बहुत कोशिश की थी प्रिंस को समझाने की, लेकिन उस पर तो उस लड़की का जुनून सवार है। बोल रहा था कि आप हाँ करो या ना करो, शादी तो मैं उसी से करूँगा। यार उस लड़की ने उसे बहुत बदल दिया है, हमारा प्रिंस अब पहले जैसा नहीं रहा, वो शराब पीने लगा है। विनय की बात सुनकर मुझे भी थोड़ा धक्का सा लगा, क्योंकि जितना मैंने प्रिंस को देखा था वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं था। वो सुपारी तक नहीं खाता था, शराब पीना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं शराब पीना कैसे सीख गया। खैर मैं कर भी क्या सकता था, न तो मैं विनय से कुछ कह सकता था और न ही प्रिंस को समझा सकता था। पर फिर भी मैं विनय को इतना बोलकर चला आया। विनय ठंडे दिमाग से सोच समझकर ही कोई फैसला करना। यार मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि विनय की बातें सुनकर मुझे इतना दुख हो रहा है, तो बेचारे विनय और उसकी पत्नी के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिस बेटे के लिए इन दोनों ने ना जाने कितने व्रत और दान किए। आज वही बेटा देखो क्या कर रहा है। शायद भगवान को यही मंजूर हो। बेटी की जिद के आगे माँ बाप की एक ना चली, हार गए थे वो दोनों। बेटे के लिए उसकी प्रेमिका का प्यार उसके माँ बाप के प्यार पर भारी पड़ गया था।
उन दोनों का सिर जो कभी गर्व से ऊंचा रहता था, आज बेटे ने वो सिर झुका दिया था। प्रिंस उस क्रिश्चियन लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आया था। कैथी नाम था उस लड़की का। प्रिंस ने कैथी से शादी उसी के धर्म के अनुसार की थी। शादी के बाद विनय ने प्रिंस से कहा, प्रिंस हम लोग तुम्हारी शादी की पार्टी रखना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी शादी में तो हम किसी को बुला नहीं पाए, तो हम सोच रहे हैं कि एक अच्छी सी पार्टी करके अपने कुछ खास मिलने जुलने वालों को बुला लेते हैं। प्रिंस ने कहा, हाँ हाँ पापा बिल्कुल रखिए, पार्टी के बहाने सब कैथी से मिल भी लेंगे। प्रिंस की बात सुनकर विनय ने कहा, बेटा मुझे एक बात और करनी थी। वो इस पार्टी में तुम वेज खाना ही बनवाना और बेटा शराब को थोड़ा दूर ही रखना। अरे पापा, पार्टी तो आप ही दे रहे हो ना, क्या खाना खिलाना है और क्या पीना पिलाना है ये तो सब आप ही डिसाइड करोगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंस की बात सुनकर विनय बहुत खुश हो गया था। विनय ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पार्टी दी थी सभी को। उसने उस पार्टी में जिसको बुलाया था वो सभी लोग आए थे और कुछ लोग तो बिना बुलाए भी आ गए थे। और जो बिन बुलाए मेहमान आए थे उनके मुंह पर बस एक ही बात थी, अगर मेरा बेटा ऐसा कर देता तो मैं उसे घर में घुसने ही ना देता, निकाल बाहर करता। और इन्हें देखो, मांस और शराब खाने पीने वाली लड़की को बहू बनाकर घर ले आए हैं। कहीं ऐसा न हो कि कुछ ही दिनों में ये लोग भी अपने बहू के रंग में रंग जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग तो इनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखेंगे। लोग तो वैसे ही तरह तरह की बातें कर रहे थे, ऊपर से प्रिंस ने जो हरकत की उसने तो आग में घी का काम कर दिया था। उसने एक तरफ शराब और नॉनवेज का इंतजाम करके रखा हुआ था। जब विनय को इस बात का पता चला तो उसने प्रिंस से कहा, प्रिंस बेटा मैंने तुमसे मना किया था ना इस सब के लिए, फिर भी तुमने क्यों किया ये सब? उसने कहा, पापा आपने बनवाने के लिए मना किया था तो मैंने बना बनाया होटल से मंगवाया है, और अपने शराब दूर रखने के लिए बोला था तो देखिए पापा, मैंने तो दोनों ही चीजें आपकी पार्टी से कितनी दूर रखी हैं। पापा जाइए, आप अपने मेहमानों के साथ एंजॉय कीजिए और हमें यहाँ एंजॉय करने दीजिए। धीरे धीरे करके ये सारी बातें सभी को पता चल गई थी और सभी लोग खाना छोड़कर चले गए थे। उसके इस तरह के जवाब देने की उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी। इस बात से विनय और संगीता दोनों को बहुत गहरा धक्का लगा था। प्रिंस ने अपनी हरकत से उन दोनों को किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा था। उनके सारे सपने टूटकर बिखर चुके थे। विनय की दोनों बेटियों ने प्रिंस से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। एक दिन तो हद ही हो गई। कैथी ने घर का मंदिर ही हटा दिया था। सारे भगवान जी की मूर्ति और तस्वीरों को स्टोर रूम में रखवा दिया था। और जानते हो इसमें उसकी मदद किसने की? प्रिंस ने उसका साथ दिया था। इस बात से तो वो दोनों और ज्यादा टूट गए थे और उसी समय वो दोनों घर छोड़कर चले गए थे। दूसरे ही दिन पता चला कि एक एक्सीडेंट में विनय और संगीता दोनों चल बसे थे, मगर उन दोनों की मौत का भी प्रिंस पर कोई असर नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छे बुरे कर्म का फल भगवान सबको जरूर देता है। उन दोनों की मौत के बाद कैथी का पूरा परिवार उनके साथ रहने आ गया था। वो लोग प्रिंस के पैसों से ऐश कर रहे थे। धीरे धीरे करके उन लोगों ने प्रिंस का बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया था। कैथी ने उस पर न जाने क्या जादू कर दिया था। उसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता था। कैथी जो भी उसे करने के लिए बोलती वो वही करता था। एक बार कैथी ने उसे बोला, प्रिंस मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? प्रिंस ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तभी कैथी ने एक तीर छोड़ा, क्या ये घर मेरे नाम कर सकते हो? कैथी की बात सुनकर प्रिंस ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? कैथी को लगा कि उसकी बात सुनकर शायद प्रिंस को गुस्सा आ गया है, तो उसने कहा, अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी
कि तुम मुझे ज़्यादा चाहते हो या इस घर को? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वैसे भी ये तुम्हारे मम्मी पापा का घर है तो इस पर तुम्हारा हक है, मेरा क्या है? तुम्हारे मम्मी पापा ने ही मुझे जब अपना नहीं समझा तो। इतना बोलकर कैथी चुप हो गई। एक तरह से वो प्रिंस को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी और उसकी ये चाल कामयाब भी हो गई। प्रिंस ने कहा, कैसी बातें कर रही हो स्वीटहार्ट? मेरी ऐसी कौन सी चीज है जिस पर तुम्हारा हक नहीं? मेरी हर चीज पर तुम्हारा पूरा हक है। इसके बाद प्रिंस ने घर और दुकान दोनों के पेपर लाकर कैथी के हाथ पर रख दिए थे। उस दिन प्रिंस ने कैथी का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया था। सोचो, प्रिंस ने कैथी को क्या गिफ्ट दिया होगा? उसने अपनी जमीन जायदाद के सारे पेपर उसे गिफ्ट में दे दिए थे। उस दिन कैथी बहुत ही ज्यादा खुश थी। कैथी को खुश देखकर उस दिन प्रिंस भी बहुत खुश था। उस दिन पार्टी में जो भी मेहमान आए थे कैथी की तरफ से ही थे, प्रिंस की तरफ से कोई भी नहीं था। लगभग सारी रात ही शोर शराबा होता रहा था उस दिन घर में। सभी लोगों ने जमकर शराब पी थी। कल तक जो घर पूजा के घंटे की खनक से खनकता था और धूपबत्ती के महक से महकता था, आज वहाँ अंग्रेजी गानों का शोर शराबा और शराब की बदबू के सिवा कुछ भी नहीं था। कुछ दिन तक तो कैथी का व्यवहार ठीक ठाक था, मगर ना जाने वो अब पहले की तरह से प्रिंस का ध्यान नहीं रखती थी। प्रिंस खाना खाए या नहीं खाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो दिन भर न जाने किस किस के साथ और कहाँ कहाँ घूमती रहती थी। और अगर किसी दिन प्रिंस ने उससे पूछ लिया कि कहाँ गई थी तो उस दिन तो ऐसा लगता था उस घर में कयामत आ गई। धीरे धीरे करके कैथी ने प्रिंस को बिल्कुल खाली कर दिया था। कैथी ने प्रिंस को अपनी बातों के जाल में इस तरह से फंसा रखा था कि उसे उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। यहाँ तक कि प्रिंस ने अपना सारा बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया था। सारे पैसे निकालकर उसने कैथी के हाथ में रख दिए थे। उसके लिए तो कैथी ने कह दिया दिन तो दिन था और कैथी ने कह दिया रात तो रात थी। प्रिंस का व्यापार भी ठप हो गया था, क्योंकि कोई भी व्यापार बिना पैसे के और बिना व्यवहार के नहीं चलता। मगर इतने पर भी प्रिंस की आंखें नहीं खुली थी। वो अब भी कैथी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। कैथी के परिवार के लोग, उसकी माँ और भाई, सभी लोग चले गए थे। अब उस घर में सिर्फ प्रिंस और कैथी रह गए थे। कैथी के परिवार को गए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। एक दिन सुबह सुबह कैथी प्रिंस को ये बोल कर गई कि माँ का फोन आया है, कुछ जरूरी काम से मुझे बुला रही है, तुम चिंता मत करना, काम खत्म होते ही मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। प्रिंस ने उसे बोला भी था कि मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे, तो कैथी ने उसे ये बोलकर रोक दिया कि एक तो वैसे ही हमें व्यापार में कितना नुकसान होकर चुका है, सारी लीवर जा चुकी है, तुम सब कुछ अकेले ही तो संभाल रहे हो। अगर तुम भी मेरे साथ आ गए तो नुकसान होगा ना बहुत बड़ा। थोड़ा बहुत तो कुछ बचा है वो सब खत्म हो जाएगा। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर कैथी चली गई। उसे गए पूरा 1 हफ्ता हो गया था। प्रिंस उसे रोज फोन कॉल करता था, लेकिन उसका फोन बंद आता था। शुरू में तो कैथी की उससे बात होती रहती थी, मगर धीरे धीरे करके कैथी का फोन आना बंद हो गया और फिर बाद में उसका फोन बंद आने लगा। धीरे धीरे करके पूरा 1 महीना होने को आ गया था, मगर कैथी की अभी तक कोई खबर नहीं थी। प्रिंस उसके घर भी गया था, लेकिन उसे वहां जाकर पता चला कि वो घर तो किसी और का था। कैथी और उसका परिवार तो कुछ दिन के लिए किराए पर रहने आए थे। प्रिंस ने वहां आस पड़ोस वालों से भी पूछकर पता लगाने की कोशिश की थी इसके बारे में, मगर वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, किसी को कुछ भी नहीं पता था। इस घटना ने प्रिंस को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। वो हमेशा घर के दरवाजे पर ही बैठा रहता था। पूछो तो कहता था कि जैसे ही कैथी आएगी वो उसे अंदर करके दरवाजा बंद कर लेगा और फिर कभी वापस नहीं जाने देगा। एक दिन शाम के वक्त कुछ लोग आए
और प्रिंस से कहने लगी कि ये मकान और दुकान दोनों बिक चुकी है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। उन लोगों की बातें सुनकर हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था, मगर प्रिंस के ऊपर कोई असर ही नहीं था। वो बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप चला गया था। मुझे भी काफी टाइम बाद पता चला था उसके बारे में। जहाँ तुमने उसे देखा था ना, वो वहीं पर रहता है हमेशा। किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया तो खा लिया, वरना सारा दिन भूखे ही पड़ा रहता है, किसी को पहचानता तक नहीं। उसकी जुबान पर बस एक ही नाम है, कैथी। जब देखो जब उसी का नाम पुकारता रहता है। अपने दोस्त से प्रिंस की सारी कहानी सुनकर मेरी आंख भर आई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और साथ ही उस लड़की के लिए दिल से बददुआ निकल रही थी, जिसके कारण एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। मैं सोचने लगा कि ये प्रिंस की कैसी दीवानगी थी, जिसने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसे कुछ भी अच्छा बुरा दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरी अगली आने वाली कहानी का नाम है दलदल। दलदल एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे धोखे से कोठी पर बेच दिया जाता है। वहाँ उसके साथ क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको कहानी को शुरू से अंत तक सुनना होगा। तो इंतज़ार कीजिए मेरी आने वाली कहानी दलदल का।